आप अभी कहीं पर भी बैठ के हमें देख रहे होंगे, आप ऑफिस में होंगे या घर पे भी अगर होंगे, कई सारी हाउसवाइफ्स होंगी जो घर पे बैठ के देख रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी हेल्थ के साथ, और सबसे ज़्यादा अगर हम हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं तो अपनी प्लेट को लेकर रहते हैं कि हमारी प्लेट में आखिर क्या क्या जा रहा है, जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है या फिर नहीं। हमें लगता है हमारी तरफ से पूरी कोशिश है खुद को हेल्दी रखने की और हम सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपकी जो प्लेट है वो हेल्दी है या फिर नहीं, आप कुछ ऐसा अनहेल्दी भी खा रहे हैं और आप अवेयर नहीं है उसके बारे में। यही आज हम यहाँ पर जानेंगे। आज डाइटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर नीति मुंजाल जी हमारे साथ हैं और वो हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हैं। तो कुछ देर इत्मीनान से बैठिए और इन सवालों का आप जवाब यहाँ पर जानिए। एक हेल्दी प्लेट में आपका इतने ग्रीन्स होने चाहिए। हाफ अ प्लेट शुड बी फुल ऑफ ग्रीन्स, चाहे वो कुक्ड हो चाहे अनकुक्ड हो, सैलेड्स की फॉर्म में या सॉटे वेजिटेबल्स या मिक्स वेजिटेबल्स की फॉर्म में। देन 1/4 शुड बी योर प्रोटीन, किसी भी फॉर्म में, वेजिटेरियन प्रोटीन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, एंड 1/4 should be cereals, which could be your rice or quinoa or chapati or a millet roti or something like that. So that should be your complete plate. ओके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जैसे आजकल बहुत रील्स वायरल हो रही नहीं थी, तो लोगों को लगता है कि वो रील्स फॉलो करें और वैसे ही उनकी बॉडी हो जाएगी। वेट लॉस के अलग अलग डिटॉक्स, बहुत सारे जूसेस बन रहे हैं, खुद से लोग बना रहे हैं, मतलब वो खुद ही एजुकेटर बन रहे हैं जी। क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है, सुबह लोग लहसुन लेते हैं, लहसुन खाते हैं, सुबह उठते ही पहला काम उनका ये होता है लहसुन खाना, फिर उसके पीछे वो गर्म पानी पीते हैं। ये अच्छी चीज है, सेफ चीज है और हर किसी के लिए है क्या, ये करना चाहिए? देखिए, लहसुन में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं एंड इट इज़ वेरी गुड, राइट। लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप हर रोज़ तो दवाई नहीं खाते हैं। इफ़ यू डोंट नीड एन एंटीबायोटिक, नहीं खाते। सिमिलरली अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उसको अननेसेसरी मत खाएं। अगर आपको किसी डाइटिशियन ने प्रॉपर प्रिस्क्राइब किया है कि ठीक है आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए चाहिए या फिर आपको किसी और चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो ज़रूर लीजिए। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है? करेक्ट, हर किसी के लिए नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि रील्स चल रही हैं, exactly, लोग खुद से कुछ भी खा ले रहे हैं और खुद भी वो खुद को अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स और तरह तरह की, इसको लेकर भी मैं जानना चाहूंगी। कोई करेले का जूस पी रहा है, उसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें दुनिया भर की चीजें और ऐड ऑन कर दे रहा है, लौंग, इलायची, अलग अलग डिटॉक्स वो बन रहे हैं। ये सब हेल्दी है या फिर ये कंटेंट क्रिएशन का एक हिस्सा है? देखिए, ये डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन का एक हिस्सा है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को ना हेल्दी और नॉन हेल्दी में नहीं डिवाइड करें। आजकल बहुत लोग इस तरह से करने लग गए हैं कि हर चीज़ को, किसी खाने को प्रॉपर डीमोनाइज कर देते हैं कि ये तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, और किसी और चीज़ को बहुत एक्सेस में खाने लग जाते हैं। तो अगर आप किसी प्रॉपर चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप स्किन के लिए या अपनी बोन हेल्थ के लिए अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, तो आप उसमें आंवला डालिए, आप उसमें चिया सीड्स डालिए, आप उसमें खूब धनिया पुदीना के साथ तुलसी मिला के उसका एक ड्रिंक बनाइए। वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप गट हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप डिफरेंट तरीके के डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाइए। तो हर चीज़ का एक पर्पस होना चाहिए, नॉट दैट कि हाँ आपने देखा किसी ने जीरा डाला है, किसी ने चिया सीड्स डाले हैं, किसी ने कुछ और डाला है और आप उसको लेते जा रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड है आजकल, मतलब जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन टी पीते हैं दिन में 2-3 बार। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये दोनों पी तो रहे हैं, ठीक है, पीना भी चाहिए। मुझे लगता है डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि बिल्कुल अगर आपको अपनी गट हेल्थ सही रखनी है, डाइजेशन अच्छा रखना है तो पीना चाहिए, लेकिन कितने अमाउंट में? लोग 3-3 4-4 कप्स पी जाते हैं। कई बार लोग ग्लास में लेके ग्रीन टी को ग्रीन बैग डुबो के उतना ग्लास, 2-3 ग्लास वो पी जाते हैं। कितना हेल्दी है? सी, इफ समबडी हैज अ हार्ट प्रॉब्लम और इफ समबडी हैज हाइपरटेंशन, ग्रीन टी शायद उनके लिए अच्छा ऑप्शन ना हो, उनके शायद उससे हार्ट बीट बढ़े। सिमिलरली किसी का बीपी लो है, वो ग्रीन टी नहीं ले सकता, उनके लिए वो अच्छी नहीं है। अगर आपको सूट कर रही है, यू वांट टू टेक ग्रीन टी फॉर योर बॉडी, तो ग्रीन टी है, माचा टी है, कैमोमाइल टी है, बहुत सारे तरह की टीज हैं जो आप ले सकते हैं दिन में फॉर योर डिटॉक्स। लेकिन ये नहीं कि हाँ हम पूरा दिन उसी को सिप करते जा रहे हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, एंड पूरा दिन वो सौंफ का पानी पी रही थी, पूरा दिन। स्टिल उनको ये ट्रेडिशनल भी है, सौंफ का पानी ट्रेडिशनल भी है। इंस्टाग्राम पे देखा, चलो सौंफ का पानी पीते हैं, पूरा दिन सौंफ का पानी पी रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर। देन शी केम टू मी कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ बट मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। फिर हमने उसको कम किया, उनका बाकी खान पान ठीक किया, उनको देखा कि कहाँ कहाँ आपको एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें खाने में, कुकिंग में कहाँ हम प्रॉपर कर रहे हैं, कहाँ हम नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, किस टाइप का फाइबर आप खा रहे हो जिससे आपको इंडाइजेशन हो रही है, किस टाइप का आपको नहीं खाना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रहे हो।
ये सारी अच्छा, ये जो ब्लैक टी है उसमें घी का ट्रेंड चल रहा है, पानी में घी डाल के लोग पी रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी करते हैं तो लोग फॉलो करने लगते हैं उसको, ये कितना सही है? See Shivani, you also know what celebrities have to do for their Exactly. to look what they are, right? And everything is so, what should I say? It is so edited and it's not the real picture. वो real picture नहीं है जो Instagram पे आ रही है, उसको हमने कितना edit करके, कितना Photoshop करके फिर वहाँ पे लाया है, right? अब वो उनके लिए प्रोफेशन है, वो बहुत कुछ और ऐसा करते हैं। लोग क्या करते हैं, अच्छा ग्रीन टी से वेट लॉस होता है जैसे अभी आपने बोला, तो हम ग्रीन टी पियेंगे और वो दिन भर पी लेंगे, वो दिन भर पियेंगे, जैसे आपने इससे पहले है ना, जिक्र किया था। लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे ठीक से, फिर हम जाके छोले भटूरे खाएंगे, फिर हम जाके समोसा खाएंगे या गुलाब जामुन खाएंगे या मीठी चीजें खाएंगे, वहां पे गड़बड़ करते हैं। अच्छा, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप दिन भर ग्रीन टी पीजिए, उसके बाद आपका जो मन है आप वो खा सकते हैं, मतलब कितना भी वो ऑयली हो, छोले भटूरे राजमा चावल जैसा आपने किया कहा। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ। तो आपने किया कि किसी ने कहा था सुबह नींबू पानी पीना चाहिए, हम वो पियेंगे, फिर किसी ने कहा था ग्रीन टी लेनी चाहिए तो हम ग्रीन टी लेंगे, फिर किसी ने कहा ब्लैक कॉफी लो, सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हम वो कर रहे हैं, और फिर हम जाके क्या कर रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, चल यार आज चीटिंग कर लेते हैं। तो आपने पूरा दिन गड़बड़ करके सब उसको खत्म कर दिया। एट द सेम टाइम अगर आप उसको कंसिस्टेंटली रखें, हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से करें, हम लोग खाने को खाने की तरह देखते हैं कि ये हमने खा लिया, चलते फिरते आजकल एवरीबडी सो बिजी, हर कोई कुछ भी खा रहा है, राइट? अगर आप ये देखो कि खाना आप हो, इवेंचुअली जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका ब्लड है, आपकी बोन्स है, आपके मसल्स हैं। अगर आप खाने को उस तरह से लें, तो जैसे हमें पहले सिखाया जाता था, खाने से पहले प्रेयर करें, भगवान को थैंक्स करें दैट ये खाना हमारे टेबल पे आया है, जस्ट बिकॉज वी हैव अबंडेंस ऑफ फूड वी डोंट वैल्यू व्हाट वी हैव। एग्जैक्टली। तो हम उसको उस तरीके से लें, पॉजिटिव तरीके से और उस अवेयरनेस से लें, तो आप पहली बात कभी गलत नहीं खाएंगे, दूसरी बात कभी आप रॉन्ग चॉइसेस नहीं करेंगे, और तीसरी बात आप एक होलसम मील को प्रॉपर थैंकफुलनेस के साथ खाएंगे। एग्जैक्टली, यानी कि जितनी पॉजिटिविटी के साथ अगर आप खाना खा सकते हो, आपके शरीर में उतने ही पॉजिटिव तरीके से लगेगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा नीति, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ऑयल्स बहुत तरीके के आ गए हैं, ऑलिव ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में भी बहुत तरीके के अलग अलग ऑयल्स हैं। इसके अलावा हमारा सरसों का तेल तो है ही, कोई कहता है ऑलिव ऑयल खाओ, कोई कहता है सरसों का तेल खाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ समझ नहीं आता खाना क्या है, कौन सा तेल खाना है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक, और इसमें बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें हमें ऑयल से क्या मिलता है, हम ऑयल से ओमेगा 3 मिलता है और हमें ओमेगा 6 मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम क्यों इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि हमें फैट्स अपने ऑयल से ही लेने हैं? आई विल टेल यू, अगर हम नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, और आप समझ लीजिए आप आमंड्स भर के खा रहे हैं, आपने पीनट्स ले लिए, आपने ऑलिव्स एज इट इज खा लिए, तो जो उसका फैट है ऑलरेडी हमारे शरीर में जा रहा है, दैट इज नॉट अब्सॉर्ब्ड एज कैलोरीज इन द बॉडी, क्योंकि इट इज पैक्ड विद फाइबर। तो मैं लोगों को बोलती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, खाने में दो चीजें मिल रही हैं हमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स। मैक्रो क्या है? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, यही हर कोई बोलता है। मैं कहती हूँ आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को फाइबर, प्रोटीन और फैट के एंगल से देखिए। क्यों हम स्टार्ची फूड्स देखते हैं, क्यों हम शुगरी फूड्स देखते हैं? स्टार्ट हैविंग योर फूड लाइक फाइबर, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जब आप फाइबर खा रहे हो, नट्स एंड ऑयल्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप उसको फाइबर की फॉर्म में खा रहे हो तो वो ऑयल की तरह अब्सॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, सो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आपने अपने ओमेगा 3 जो हमें ऑयल से मिल रहे थे, ओमेगा 3 हमने अपने खाए आमंड से, वॉलनट से और ऑलिव से और चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, इन सब चीज़ों से हमें ओमेगा 3 मिल गया। अब हमने इसको बैलेंस करना है, क्योंकि हमारे इंडियन ऑयल्स में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने मस्टर्ड ऑयल में बोला, तो हम उसको कुकिंग के लिए यूज़ करें, राइट? पहले भी हमें यही समझाया जाता था, हमारे बड़े बूढ़े यही समझाते थे कि हाँ, हर चीज़ का ऑयल मिक्स करके खाएं, घी का तड़का दाल पे लगाएं और सूखी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाए, ऐसे ही होता था ट्रेडिशनली। तो आज हम क्यों हर चीज को येस और नो में डिवाइड करना चाहते हैं? दैट्स द मिस्टेक वी डू। एग्जैक्टली। इसके अलावा पैकेट जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, और ज्यादातर चीजें आजकल पैकेट में ही आ रही, मसाले आपके सारे पैकेट में आ रहे हैं, आप जो ड्रिंक्स पी रहे हैं वो भी पैकेट में आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज, सॉल्टेड नट्स आते हैं, सॉल्टेड नट्स बड़ा ट्रेंड चल रहा है इसका, कितनी हेल्दी। और सॉल्टेड चिप्स भी, भाकर वड़ी आप खा रहे हो अलग अलग, आपको लग रहा है आप रागी के बने हुए चिप्स खा रहे हो, आप बनाना चिप्स खा रहे हो, दे आर वेरी हेल्दी, एक्चुअली दे आर हेल्दी और नॉट?
ओके सो हम शिवानी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम समझाते हैं हाँ। होल फूड का कॉन्सेप्ट। ओके ओके जब हम ये समझते हैं कि एक ब्रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है होल ग्रेन ब्रेड, इज इट रियली होल ग्रेन? हमने उसमें आटा बना के फिर उसकी ब्रेड बनाई है, इट इज कमिंग इन अ पैकेट with Exactly. emulsifiers, with added food additives, with colors, with all sorts of chemicals. ठीक है, अगर आपको पता है कि उसका सोर्स क्या है, then it is still be considered as bread. वो आपका तब भी एक जंक मील ही है और आप उस जंक मील को एक टाइम पे खाइए if you really want to enjoy that. बट अगर हम होल फूड का कॉन्सेप्ट समझें तो आप ये देखिए, जो एक गेहूं का दाना है उसका हम ब्रांड निकालते हैं, छिलका निकालते हैं, देन इट इज ब्रोकन डाउन, जिसको हम ब्रोकन व्हीट या दलिया कहते हैं, देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सूजी एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू व्हीट एंड मैदा, राइट? सो मैदा हम बोलते हैं रिफाइंड फ्लावर है, हम व्हाइट फ्लावर नहीं खाते, व्हाइट फ्लावर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आटा इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। क्यों नहीं हम, अगर हमें व्हीट ही खानी है तो हम उसको सूजी और दलिया की फॉर्म में खाएं? इजंट दैट अ बेटर चॉइस टू मेक? दैट इज होल फूड। सिमिलरली मिलेट्स, जो आपने कहा मिलेट चिप्स खा रहे हैं, राइट? सो अगर हम मिलेट्स को देखें, मिलेट्स हमारी दादी नानी कैसे बनाती थी? सर्दियों में खिचड़ी बनती थी, ज्वार की, बाजरे की, इन सब चीज़ों को खिचड़ी की फॉर्म में खाया जाता था, होल फॉर्म में खाया जाता था। अब हम क्या करते हैं, उसके फ्लावर्स बना बना के, आटे बना बना के उसको खा रहे हैं। तो हम हर चीज़ को हर स्टेज पे रिफाइन कर करके खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम फाइबर लूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लूज कर रहे हैं, और हम उसी खाने को कैलोरी डेंस बना देते हैं। एग्जैक्टली। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कैलोरी डेंसिटी क्या है? आप देखो, आप ऑयल खा रहे हो, 500 कैलोरीज, एवरी ग्राम ऑफ ऑयल इज 9 कैलोरीज, ठीक है? हमने उसको जितना लिया, इतना सा ऑयल, 50 ग्राम ऑयल, 500 कैलोरीज। अगर मैं उसी 500 कैलोरीज को मीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, ठीक है? अगर मैं वही आपको दाल चावल की प्लेट से दे दूँ तो मेरी पूरी प्लेट 500 कैलोरीज की है, जिसमें मैंने सब्जियां, दाल, चावल रखी। अगर मैं वही बोलती हूँ कि आज मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ, फॉर एग्जांपल, मुझे खाना नहीं खाना, आई एम जस्ट हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इतनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में 500 कैलोरीज में खा सकती हूँ। हम कैलोरी डेंसिटी को समझें अगर, तो हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिशन खा सकते हैं फ्रॉम होल फूड्स, not from compressed foods और processed food। Okay. Yes. प्रोटीन को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जो जिम जाते हैं उनके अंदर भी बड़ा ट्रेंड रहता है कि आज 5 एग्स खाने, हमें प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। कितना प्रोटीन हमारे शरीर को जरूरी है? हम क्या ज्यादा तो नहीं खा रहे? कई बार ऐसा होता है आप दिन भर प्रोटीन ही खा रहे हो, तो प्रोटीन कंजम्पशन के लिए कभी पनीर, कभी आप एग ले लेते हो। कितना प्रोटीन आपको, आपके शरीर को वास्तव में चाहिए? ओके, सो इफ यू सी, इसको हम बोलते हैं ब्रूकास इंडेक्स। आपका कितना हाइट है, हाइट इन सेंटीमीटर्स, उसको हम 100 से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंडियन फीमेल इज 5'3", ओके, 160 सेंटीमीटर्स, उसमें से हमने 100 माइनस कर दिया, 60 शुड बी हर मैक्सिमम बॉडी वेट। ओके, अब मैं कहती हूँ कि इसमें हम आइडियल बॉडी वेट रेंज लेते हैं, तो हमने अनदर 10% कम कर दिया, सो समवेयर बिटवीन 54 to 60 शुड बी हर आइडियल बॉडी वेट रेंज। नाउ आई मल्टीप्लाई दैट विद 1, दैट इज हर आइडियल प्रोटीन इनटेक। ओके, अब अगर मैं उसको, वो मुझे कहती है कि हाँ मैं तो जिम जा रही हूँ, आई एम वेरी एक्टिव फीमेल, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट एंड एवरीथिंग, आई माइट हेल्प हर मल्टीप्लाई विद 1.2। इफ शी इज फर्दर एन एथलीट और समथिंग, मे बी 1.8, मे बी 2, डिपेंडिंग अपॉन हर रिक्वायरमेंट। जितना वो एक्सरसाइज कर रही है, जितना वो उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके मसल बना रही है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, यू आर नॉट मेटाबोलाइजिंग इट, आप घर पे बैठे हैं पूरा दिन, तो आपका वो एक्सेस प्रोटीन भी तो फैटी बन रहा है। एग्जैक्टली। एनीथिंग एक्सेस, चाहे वो कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, एक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन द बॉडी एंड स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी, है ना? तो अब अगर मुझे ये देखना है कि मुझे कितना चाहिए, पहले तो मैं अपना आइडियल बॉडी वेट रेंज देखूं, फिर मैं ये देखूं कि मेरी एक्टिविटी कितनी है, क्या मैं उसे मेटाबोलाइज कर रही हूँ, ताकि मेरी बॉडी उस प्रोटीन इनटेक को मसल में कन्वर्ट करे। ओके, That is how you should be calculating it. Okay, और यहाँ तो मुझे लगता है घर बैठे बैठे भी लोगों को लगता है कि जो जिम वाले लोग हैं, स्पेशली वो जब रील्स बनाते हैं, तो वो जो बैठे हैं घर में उनको देख के वो भी ले आते हैं प्रोटीन पाउडर और इसके अलावा एग्स वगैरह, वो खाने लगते हैं, पेट कम हो जाएगा ये सोच के। एग्जैक्टली। अच्छा, दूध को लेकर आजकल मैं रील्स देख रही हूँ, सभी लोग मुझे लगता है सब फॉलो भी करते होंगे और पीते भी होंगे। रील्स में ये दिखाते हैं, कुछ डॉक्टर्स का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूध के साथ हमें शेक्स नहीं बनाने चाहिए। जैसे मैंगो शेक बहुत पॉपुलर है, हम लोगों ने तो पिया ही है बचपन से, बनाना शेक सब पीते ही आए हैं। तो
कुछ रील्स में कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दूध के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। आप क्या कहती हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, आप क्या कहती हैं? आई थिंक इसमें हमें कॉमन सेंस ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर आप दूध में खटास डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो वो फट जाता है, पनीर बन जाता है। पनीर बन जाता है। सेम थिंग विल हैपन इनसाइड यू। तो अगर आप ऑरेंज डाल के शेक बनाएंगे, डजंट मेक सेंस। वही अगर आप मीठा मैंगो डाल के शेक बना रहे हैं, तो आई डोंट थिंक हमें आज तक कुछ प्रॉब्लम हुई है ये शेक पी के, बनाना शेक पी के या मैंगो शेक पी के। बट हाँ, जो आजकल लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेक्स, आई थिंक दैट शुड नॉट बी डन। जैसे तरबूज के साथ भी लोग शेक बना देते हैं। तरबूज को तो शायद कहा जाता है कि आप पानी भी उसके साथ ना लें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा पानी है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है तरबूज का, कि आप पानी उसके पहले और बाद में थोड़ी देर तक नहीं लें? Okay, so what I understand is, I'm not sure if there are any scientific papers on this, but what I understand is that there is natural water in it, okay? And when we are mixing that, because उसमें बहुत सारे electrolytes भी हमें मिलते हैं, जब हम उसको otherwise पानी से mix कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को उससे indigestion हो जाती है। हर एक को नहीं होती, हर कोई नहीं पानी पी के watermelon के ऊपर डायरिया हो जाता, बट हाँ, सबकी बॉडी अलग है, किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं सूट करता। सो इट्स प्रेफरेबल कि नेचर की लाई हुई चीज को, अगर आप कोकोनट वाटर उसको वैसे ही लें तो ज्यादा बेहतर है, उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। एग्जैक्टली। चाय के बहुत सारे दीवाने होंगे, चाय में भी बहुत ज्यादा, मुझे बहुत पसंद है, पर कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि चाय इज नॉट गुड फॉर स्टमक, एसिडिटी बना देती है। पर मुझे लगता है जो छोड़ना चाहते हैं वो शायद चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो चाय का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छी है, हेल्दी है? क्योंकि आप जब चाय पत्ती डालते हैं फिर उसमें दूध डालते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि एक एसिडिक कंपाउंड बन जाता है। राइट, तो व्हाट्स द ट्रूथ? ओके, सो जो आपने पॉइंट बोला है, इसमें 3 चीजें हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस। वन, दैट अगर आपकी बॉडी को चाय सूट करती है, आपको एसिडिटी नहीं होती, लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2, दैट चाय हैज टैनिन्स। तो टैनिन का क्या है, अगर आप उसको, लोग क्या करते हैं, सुबह मैंने बादाम खाए, साथ में चाय पी ली, तो आपने जो न्यूट्रिशन आमंड से अब्जॉर्ब होना था वो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने उसकी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको आपने टैनिन से खराब कर दिया, राइट? हमने एक तरफ तो हम बहुत हेल्दी समझ के अपने नट्स और सीड्स खा रहे थे, और उसके ऊपर से हम चाय पी के उसको खराब कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन नहीं होगा। लोग नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोहा के साथ चाय पीते हैं। अब पोहा इज सच पराठे के साथ गुड फूड, इट्स वेरी रिच इन आयरन, और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से चाय पी के सब गड़बड़ कर देते हैं। सो आई जस्ट से दैट थोड़ा सा गैप देके लीजिए उसको, आप लीजिए चाय। सुबह नाश्ते के साथ अगर आप चाय ना लें, उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए, आधे घंटे का, पौने घंटे का गैप देके फिर आप अपनी चाय लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब नाश्ते के साथ आपको एग्जैक्ट उसी समय बैठ के नहीं लेनी है। और हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हड़बड़ी में आपको ऑफिस भी दौड़ना है, आपको ऑफिस जाना है, उसके बाद तो तुरंत चाय भी ले लेते हैं, यानी कि गैप होना चाहिए। यस, देयर शुड बी अ गैप। नीति, गट हेल्थ बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत रील्स उसको लेकर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें बताते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी पहले तो, है क्या ये गट हेल्थ, गट फीलिंग आ रही, गट हेल्थ, ये उसी से रिलेटेड है? तो अभी हमने जो चाय वाला पॉइंट भी हम बोल रहे थे, मैं वही तीसरा पॉइंट इसी में ऐड करने वाली थी रिगार्डिंग दिस। यस, सो इट इज द एसिड, जैसे आप बोल रहे हो गट हेल्थ भी, तो हमारी स्टमक जो है, स्टमक इज एसिडिक, ओके, एंड स्टमक की जो लाइनिंग है दैट इज मेड ऑफ वाटर, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम खाने के बीच में पानी पीना शुरू कर देते हैं, या हम चाय, जैसे हम बोल रहे थे, वो खाना शुरू, हम कहते हैं हमें एसिड बन रहा है। वो एसिड तो नेचुरली है ना स्टमक में, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। हम अगर खाने से आधा घंटा पहले पानी लें, तो आपकी स्टमक में नीचे एक पानी की लेयर आ गई, ओके, फिर आपने खाना खाया, स्टमक ने अपना काम किया, और फिर आपने उसके बाद अगर इफ यू वांट तो आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, नॉट विद इन द मील्स। विद इन द मील्स, इफ यू रियली फील थर्स्टी, तो आप थोड़ा सा जस्ट अ माउथफुल ऑफ पानी ले लें, एग्जैक्टली 1 या 2 घूंट ले लें, ताकि आपको थर्स्टी लग रहा है तो, या मिर्ची लग रही है तो, आप देखिए अगर आप उसी टाइम बहुत सारा पानी पी लेंगे, आपको एकदम से ब्लोटेड लगेगा, आपको लगेगा पेट फूल गया, राइट? तो देयर आर सम लॉजिक्स टू इट। तो अगर वही आप पहले पानी लें, फिर आप खाना खाएं, और उसको पहले दादी नानी इस तरीके से समझाती थी कि पेट में कीचड़ बन जाएगी आपके खाना और वो पानी मिक्स हो जाएगा, एग्जैक्टली, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा देखा जाए तो, राइट? तो इसीलिए फिर आपने कहा गट हेल्थ। गट हम आगे, स्टमक के आगे बढ़े अगर इंटेस्टाइन्स की तरफ, सो इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, सो देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, राइट? जो उन स्ट्रक्चर्स पे हमारा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? तो जो आपने खाने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए, वो वहां जाके अब्जॉर्ब होंगे। अब हम लोगों ने क्या किया है, हमने एंटीबायोटिक यूजेज बहुत करी है, हमने मतलब
कुछ लोग बहुत अब्यूज भी करते हैं, कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन एवरीबडी। लेकिन उस वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस, bad eating habits, a lot of sugar, which is again causing oxidative stress. Then if you'll see sleeping patterns लोगों के कितने खराब हैं, right? आप मानेंगी शिवानी, हर चीज का दूसरी चीज से एक कनेक्शन है। अगर आप the body is so complex, human body is so complex, अगर आप vitamin deficient हैं तो आप obese हो सकते हैं, अगर आप vitamin deficient हैं तो आप डिप्रेसिव स्टेट में या फिर स्ट्रेसफुल स्टेट में ज़्यादा जा सकते हैं, अगर आप विटामिन डेफिशिएंट हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं तो आपका गट फ्लोरा एंड फौना भी खराब हो सकता है। सो एवरीथिंग इज कम्प्लीटली रिलेटेड, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि फ्लोरा और फौना अच्छा कैसे करें, या फिर जो आप गट हेल्थ की बात कर रहे थे, तो बेसिकली अगर आप रोज़ अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आपको मिल रहे हैं तो सिर्फ 2 तरह के ओरिजिनल बैक्टीरियाज हैं। मेरे पास एक सवाल है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कितना फ्रूट खाना है और कितना खाना खाना है। जो मिलेट्स वगैरह आपने कहा, जो हेल्दी डाइट है वो कितनी लेनी है, और फ्रूट्स का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, ये कैसे बैलेंस करें? सो फ्रूट्स का कितना बैलेंस करें, वाई टू जनरलाइज सच ए थिंग। कोई बच्चा शायद 2-4 सर्विंग्स ले पाएगा फ्रूट्स का, और कोई एडल्ट हैं, आई हैव अ फ्रेंड वो पूरा दिन 10-10 वैरायटी के फ्रूट्स खाती है। सो एवरीबडी इज डिफरेंट, बट आई वुड से दैट डेफिनेटली इंक्लूड फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, लाइक इफ यू सी इट दिस सीजन, बारिशों के सीजन में हमें नेचुरली प्लम्स मिलते हैं, हमें नेचुरली बेरीज मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, चेरीज मिलती हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें इस टाइम पे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए। तो जो नेचर आपको इस टाइम पे दे रही है, आप वो छोड़ के इम्पोर्टेड फ्रूट्स खा रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप वो खाइए ना, एंड योर बॉडी विल टेल यू, इफ यू आर अवेयर पर्सन, योर बॉडी विल टेल यू कि ओके दिस इज इनफ फॉर मी, यू डोंट नीड अ डायरेक्टिव कि हाँ ये खाओ और ये मत खाओ, इतना खाओ और ये मत खाओ। अच्छा, ऐसे भी होता है नीति, जैसे आपके शरीर में अगर किसी चीज की कमी, जैसे मैं एक एक्सपर्ट को सुन रही थी, उन्होंने कहा जिस चीज की कमी आपके शरीर में होती है उसी तरह के फ्रूट्स खाने का आपको मन करता है। जैसे हीमोग्लोबिन कम है तो आपको अनार की क्रेविंग होगी, ऐसा है क्या? उसी कलर के फ्रूट्स खाने का मन करता है, उसकी क्रेविंग होगी। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि ये खा लेना चाहिए, अनार लेना चाहिए, जैसे एक टाइप। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी बॉडी आपको इस तरह से बता रही है, साइन देती है, साइन दे रही है, और आप उस साइन को समझ पा रहे हैं, फ्रूट खाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या खाना है। एंड पीपल, अगर हमें भूख लग रही है या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्ट्रेसफुल लग रहा है, हम क्या करते हैं, जाके बर्गर्स ले लेंगे या जंक फूड खा लेंगे। तो अगर आप ये इतना समझ पा रहे हैं दैट दिस इज व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर, व्हाई नॉट? नेचर इज अबंडेंट, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज इन योर हैंड्स। अच्छा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हालांकि मुझे लगेगा ही ऐसे ही मैं कोई भी सवाल पूछ रही हूँ आपसे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जंक फूड की तरफ से, जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनकी तरफ हमारी जबान ज्यादा जाती है? मुझे लगता है उनका टेस्ट चाहिए, हम खाना नहीं खाते, हम वो छोड़ देंगे, लेकिन हमें वो चाहिए, बर्गर्स चाहिए, पिज्जा चाहिए। आजकल बच्चे भी यही पहले मांगते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ब्रेन उसकी तरफ ही क्यों भागता है, जंक फूड्स की तरफ? So there are 2 types of hormones, which are the feel good hormones. Okay. So these are इसका भी कोई कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे ही नहीं पूछा आपसे। बिल्कुल ऐसा नहीं आपने पूछा। There is a logic behind it. So there are serotonin and endorphin hormones. Okay. These hormones are released by the brain. Okay. जब हम कोई चीज खाते हैं और हमें feel good होता है, हमें ये और चाहिए, है ना? हमें ये और खाने से बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम वो और उसकी तरफ जाते हैं। अब जब आप ये खाने देखिए, no one can eat just one. राइट? तो वो बनाया ही ऐसे गया है, साइंटिस्ट्स ने उसको बनाया ही इस तरह से कि जैसे ही वो आपके पैलेट को टच करेगा, यू विल गेट द फीलिंग कि ये तो बहुत बढ़िया है और ये तो मैं और खाऊंगी। जो बच्चे आज की डेट में ये क्रीम बिस्किट्स और इन सब चीजों की तरफ कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, पिज्जा, बर्गर्स, एग्जैक्टली, वो इसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको और ज्यादा ल्योर करते हैं, और आपको लगता है कि मैं इसको और ज्यादा खाऊं। जैसे ये आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं कि नशा टाइप का होता है उन खानों के अंदर, बहुत सारे अट्रैक्ट करता है। यस, देयर आर बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं इनफैक्ट जो पब्लिश किए गए हैं इन खानों की और इसके ब्रेन के रिलेशन में, कि हमारे बच्चों के ब्रेन पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, और कि उनको उसको किस मॉडरेशन में खाना चाहिए, एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं हम घर के स्नैक्स बना के बच्चों को दे सकते हैं? माई सन इज 19 years old एंड आई गिव हिम, इवन व्हेन ही गोज टू हॉस्टल, मैं उसको पीनट्स, मखाने और इस सारी नमकीनें पैक करके देती हूँ कि वहाँ जाके उसको जंक ना खाना पड़े। जितनी बार वो आता है, या फिर मैं यहाँ से भेज के उसको पोर्टर कर देती हूँ कि तू हॉस्टल में भी तू
अच्छे से घर का खाना खा. And the junk he will eat, maximum junk that he will eat would be a burrito salad or a burrito. कि हाँ मम्मा उसमें राजमा भी जा रहे हैं, चने भी जा रहे हैं, सैलेड्स भी जा रहे हैं. ये आप घर में खुद बनाते हैं. जब आपके घर की किचन में या आपकी घर की अलमारी में चिप्स और कुकीज और ये सब भरे होंगे तो बच्चे भी तो वहीं जाएंगे. मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी है, क्योंकि आप खुद भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप अपने बच्चे को भी अवेयर करती हो. बहुत सारी पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि क्या खिलाना है, वो जो जिद करते हैं वो दे देते हैं उनको. सी आप उनके लिए रोल मॉडल हैं. आप जैसे हैं वैसे ही बच्चा आगे सीखेगा. अगर आप उसके सामने छुपा के खा रहे हैं या फिर आप उसको, आजकल आप देखो पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे चलती है जिंदगी. होमवर्क करोगे ओरियो मिल जाएगा, होमवर्क करोगे या काम करोगे तो चॉकलेट मिल जाएगी, बर्गर मिल जाएगा. लालच दे के जंक फूड का, वो भी जंक फूड का भी. और आप उसको क्यों रिवॉर्ड पनिशमेंट बना रहे हो? या चीट डे स्कूल में होते हैं, क्यों चीट डेज आप रख रहे हो? आपका रोज का घर का खाना इतना डिलिशियस और इतना अच्छा है, अगर आप बच्चे को ये समझाओ कि उससे आपको क्या मिल रहा है, या अगर आप बचपन से ही उसमें अवेयरनेस डालो कि ये खाने से आपकी बॉडी क्या बन रही है, तो वहां तक बात आएगी ही नहीं. बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं नीति, सबकी शिफ्ट्स अलग अलग हैं. कोई जनरल शिफ्ट में, कोई नाइट शिफ्ट भी करता है, कोई इवनिंग शिफ्ट करता है. तो समझ नहीं आता खाना कब खाना है. कोई बोलता है रात को बहुत हैवी डाइट मत लो, कम लो, लेकिन अब भूख तो सारा काम करने के बाद रात को ही लग रही, तो रात को ज्यादा खा लेते हैं. कुछ दिन में ज्यादा खाते हैं, कुछ सुबह ज्यादा खा के जाते हैं. खाना कब बैलेंस करना है, कब खाएं? रात में नहीं खाना चाहिए ऐसे तो मुझे लगता है. थोड़ा सा आप खाओ, उसके बाद आप छोड़ दो. ओके, एक तो आपके रूटीन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका क्या रूटीन है. मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और उसके बाद वो सीधा रात को ही खाना खा पाते हैं. पूरा दिन दे आर ऑन द गो, दे आर ऑन द टोज, नहीं खा पाते. उनका रूटीन ऐसा है. तो हम उनको एक प्रॉपर मील सुबह देते हैं. कुछ निकनैक्स जो वो साथ में ले जा सकते हैं, जैसे अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे थे, हम कुछ नट्स ले जा सकते हैं, सीड्स ले जा सकते हैं, मखाने ले जा सकते हैं, पफ्ड राइस और उसका भेल बना के ले जा सकते हैं. वो चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, ओके ना. वो आप दिन भर खाइए और उसके बाद जब तक आप घर आएंगे, एक तो आपका स्टमक उतना खाली नहीं होगा, तो आप बिंज ईटिंग नहीं करोगे जितना आप अदरवाइज करोगे अगर आप पूरा दिन से भूखे हैं. अब वो इंसान तो ये नहीं कर सकता ना कि दिन में 3 बारी खाना खाए और प्रॉपर वो खाए. अदरवाइज आपका खाना आइडियली डाइजेस्ट हो जाना चाहिए 3 घंटे में. तो अगर आप 7 बजे खाना खा रहे हैं, आप 10 बजे सोने का रूटीन है, वेरी गुड. लेकिन आजकल जो लोगों का रूटीन है 2-2 बजे 3-3 बजे तक सोते हैं, अगर आप उनको बोलें 7 बजे आप डिनर कर लो और उसके बाद 2 बजे सो, तो तब तक तो भूख लग जाएगी. फिर लोग उसको मंचिंग करेंगे, रात में खाएंगे. सो इट इज बेटर टू सी योर रूटीन कि आप किस टाइम पे खा सकते हैं. जैसे फास्टिंग लोग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें लोग क्या करते हैं, 16-16 घंटे कुछ नहीं खाते या 24-24 घंटे कुछ नहीं खाते. बहुत लोग उसको सस्टेन कर लेते हैं, बहुत लोग उसको नहीं कर पाते. एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडीज रूटीन इज डिफरेंट, हर एक की बॉडी अलग है. अच्छा, रूटीन से एक और चीज है स्ट्रेस भी, क्योंकि आप काम करके आ रहे हो, फिर आपको आपका खाना भी ढंग से नहीं पच रहा है. आपने रात को 11 बजे खाना खाया, अब आपको भूख लगी, आप नहीं उसको बर्दाश्त कर पाए तो आपने खाना खा लिया. वो खाना आपको पचा नहीं, आपको रात भर ढंग से नींद नहीं आई, क्योंकि खाना आपका पचा नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी ऑब्वियसली. तो इसको कैसे बैलेंस करें? और उसमें स्ट्रेस जो फैक्टर जुड़ जाता है, आपका वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है. आपके पास आते होंगे ऐसे बहुत पेशेंट्स? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं. तो कैसे आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं एज अ डाइटिशियन? सो हम इसमें अपना रीसेट प्रोग्राम देते हैं. तो रीसेट इज बेसिकली रीसेटिंग योर कंप्लीट लाइफ. ओके, तो इसमें सिर्फ हम डाइट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत बारी ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे. हमें लगता है स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है. बहुत सारी फैक्टर्स की वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है. दूसरी चीज, अगर हमें स्ट्रेस को ना मैनेज नहीं करना है, दैट इज द थिंग. हम लोगों की, आप हमारे टाइम पे जाइए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में नहीं होते थे. दे नेवर यूज्ड टू कम. और आजकल हम उसको ऐसे यूज करने लग गए हैं जैसे इट्स अ डेली रूटीन. स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्यों है ये सब? इट इज ऑल हियर इन योर माइंड. और हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रोक के, वहाँ हम गड़बड़ करते हैं. रोक के एज इन वी फील ओ आई एम स्ट्रेस्ड अप. लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ना इस टाइम पे स्टार्ट एन्चैंटिंग या फिर स्टार्ट डूइंग समथिंग, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट. अगर मैं आपको आज बोलूँ खाने के बारे में नहीं सोचना, आप देखो कैसे आप खाने के बारे में सोचोगे. यू विल मल्टीप्लाई इट मल्टीफोल्ड. दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स. सो इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन कि हाँ, मैं अगर इसको रोकने की कोशिश करूँगी तो ये मल्टीप्लाई होगा. तो मैं अपनी थॉट्स की नेचर को समझूं, उसको ऑब्जर्व करूं कि ये मेरा ऑफिस स्ट्रेस है. यू नो, आई नीड दिस थॉट इज कमिंग बिकॉज आई हैव दिस थिंग इन माइंड. You will see, Shivani, how it will vanish.
You won't even get to know how it will vanish because you know the nature of the thought, you understand the nature of the thought. So हम अपने रीसेट प्रोग्राम में लोगों को इस तरह से समझाते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन को, ना ही सिर्फ खाना, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कैसे आप फंक्शन कर रहे हैं या कैसे आप चला रहे हैं अपने साथ. There is an emotional stress, there is a psychological thought and there is a professional thought, right? हम पूरे दिन में अपना प्रोफेशन अपनी एजुकेशन के हिसाब से चलाते हैं. जो मैंने सीखा, अपनी लर्निंग्स है मेरी, तो वो आपका एक प्रोफेशनल थॉट हो गया. नाउ देयर इज साइकोलॉजिकल थिंग. अगर आप देखो, लोगों को सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल थॉट डिस्टर्ब करता है. कल मुझे उसने ये कहा, कल क्या मेरे साथ ऐसा होगा, क्या कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली में कुछ ना. दैट इज समथिंग जो आप आज बैठ के कल के लिए सोच रहे हो, जो शायद ना हो. हम अपनी थॉट्स की नेचर को नहीं समझते. हम या पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में नहीं जीते. अगर आप प्रेजेंट थॉट की नेचर समझ जाओगे तो देयर इज नो स्ट्रेस. ओके, आप डाइटिशियन तो हैं ही, डायबिटीज एजुकेटर भी हैं, तो बहुत पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे. हमें लगता है कि हम एकदम हेल्दी हैं, हम सही खाना खा रहे हैं, हमें कोई बीमारी टच नहीं कर सकती, हम जिम भी जा रहे हैं, फिर एक दिन अचानक से पता चलता है कि डायबिटीज हो गया. ये बहुत नॉर्मल लोगों को भी जो चलते फिरते हैं, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं होगा शायद इनके अंदर डायबिटीज का वो एलिमेंट आ चुका है. लेकिन कैसे हो रहा है ये? यस, देयर इज अ ह्यूज नंबर. अचानक से पता चलता है? नहीं, एंड देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ प्री डायबिटिक्स इन इंडिया, जो डायबिटीज से भी ज्यादा हैं. तो हम क्या करते हैं, जब बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस एज इन कुछ बीमारी आई, हमने चेक करवाया, देखा कि हम तो डायबिटिक हैं. अरे ये कैसे हो गया? एग्जैक्टली. आप पहले से अपने प्री डायबिटीज के सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे थे. आप इतना बड़ा पेट लेके जो चल रहे थे, वो विसरल फैट था अंदर. वो फैट आपके लिवर को फैटी कर रहा था, आपके पैनक्रियाज को इफेक्ट कर रहा था, आपके मसल्स को इफेक्ट कर रहा था, आपकी नर्व्स को इफेक्ट कर रहा था. तो जिस ह्यूमन, जनरली मेल टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिनका पेट ज्यादा है, तो आजकल गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट कहा है कि आप BMI मत देखो, उससे पहले आप वेस्ट हिप रेशियो देखो. अच्छा, वेस्ट हिप रेशियो. यस, सो योर वेस्ट डिवाइडेड बाय योर हिप should be a certain ratio, 0.7 for female, 0.9 for males. Okay. अगर आपका वो वेस्ट हिप रेशियो है, उससे ज्यादा है, तो वो आपका सबसे पहले साइन है कि आप अपना प्री डायबिटीज चेक करवाएं, या अपनी शुगर डॉक्टर के पास जाएं और उनसे प्रॉपर टेस्ट लिखवाएं कि आपको किस टेस्ट की जरूरत है आज की डेट में. ओके, मतलब वेस्ट हिप रेशियो, आपको वेस्ट अपना नापना है और फिर हिप साइज आपको नापना है, फिर उसको डिवाइड करना है. जी, दैट्स करेक्ट. इससे हम पता कर सकते हैं कि वी आर डायबिटिक और नॉट, या प्री डायबिटिक हैं या फिर नहीं. सिम्प्टोमेटिक है वो एक तरीके से. यस, कि आपके क्या आगे चांसेस हैं कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. और अगर आप कुछ भी मत नापें, आप सिंपली किसी मेल को देखिए जिनके पेट इतने बाहर हैं, या फिर फीमेल्स ऑल्सो. सो दैट काइंड ऑफ बॉडी शेप इज अ फर्स्ट टेंडेंसी दैट यू कैन बी प्री डायबिटिक और डायबिटिक इन द लॉन्ग रन. तो अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है. प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना बहुत जरूरी है. सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ वो मत कीजिए. बहुत बारी लोग अपना सिंपली HbA1c करवा के बोलते हैं कि हाँ मेरा तो ठीक है, आई एम नॉट प्री डायबिटिक, आई एम नथिंग. लेकिन फिर जब हम उनकी इंटेंसिव टेस्टिंग करवाते हैं, पता चलता है कि हाँ प्री डायबिटीज तो चल रहा है कब से. ओके. हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं. हाल ही में ICMR ने एक रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश की थी, तो उन्होंने हार्ट अटैक का रीज़न नमक को बताया. कितने अमाउंट नमक लेना चाहिए एक इंसान को? क्योंकि हम सुबह खाना खा के आ रहे हैं, हमने कुछ दाल रोटी सब्जी चावल खाया, फिर हम ऑफिस आए, हमने चिप्स ले लिए, हमने मखाना में भी नमक डाल दिया, हमने फ्रूट्स खाए, सैलेड्स खाए, उसमें भी नमक डाल के हमने खाया. हम कितना सारा नमक खा रहे हैं. तो एज अ डाइटिशियन क्या सजेस्ट करती हैं आप, कितना नमक खाना चाहिए इंसान को? So 2300 mg is something that is recommended, जो ICMR recommend करता है. तो अगर हम उसको चम्मच में कन्वर्ट करें, तो जितना हम अपने खाने से, प्रॉपर घर के खाने से हमें जो नमक मिल रहा है, that is enough for you, right? हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले होल फूड्स की और प्रोसेस फूड्स की बात करी, अगर हम दिन भर पैकेट खोल के खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक्स्ट्रा इमल्सिफायर्स, एक्स्ट्रा एडिटिव्स, एक्स्ट्रा फूड कलर्स, सब कुछ ही अपने अंदर डाले जा रहे हो. फिर आप कहते हो कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज हो गया, या हार्ट डिजीज हो गया. क्या आप उस खाने को उस तरह से वॉच कर रहे थे कि ये मेरी बॉडी बन रही है, कि ये मैं खा के मुझे कुछ भी हो सकता है? क्या आप अवेयर थे उस पैकेट को खाने से पहले? तो जब हम अदरवाइज भी हाइपरटेंसिव लोगों को देखते हैं, या फिर जिनको कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ये समझिए कि वो आपका मेटाबॉलिक इलनेस की स्टार्टिंग है. अगर आज BP मुझे आ गया है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो मेरी वो मेटाबॉलिक इलनेसेस की स्टार्टिंग शुरू हो गई है. मुझे यहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए कि मुझे अपना
नमक, खाना, चीनी, ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है आपके पैकेट्स हटाना, आपके घर से, आपके टेबल से, आपके ऑफिस से। कन्वर्ट इट इनटू हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी स्नैक्स में कन्वर्ट करो, फिर आपका ऑटोमेटिकली नमक, एक्स्ट्रा नमक कम हो गया। यानी जो सैलेड में हम लोग नमक डाल के टेबल सॉल्ट, एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा वही कॉमन इंडिया में। Yes, और yes. सब लोग उसमें रायते में भी, हर चीज में हम नमक ही ऐड ऑन कर हमारे देते हैं, पास तो excessive। चाट मसाला है, exactly. हमारे पास तो अमचूर है, हाँ। हमारे पास तो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स है, हमारे पास तो इंडियन स्पाइसेस इतने अच्छे हैं Exactly. कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। मुझे लगता है सेशन से बहुत कुछ सबने यहाँ पर जाना होगा। डायबिटीज आप कैसे पता कर सकते हैं, नीति डाइटिशियन है, उन्होंने एक एक चीज यहाँ पर बहुत बारीकी से रखी है। इसके अलावा भी एक हेल्दी प्लेट कैसी होनी चाहिए वो भी उन्होंने बताया। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने यही बताया कि जितने भी पैकेट फूड आपके पास रखे हैं, प्रोसेस फूड आपके घर में अभी भी अगर हैं तो उनको पहले हटा दीजिए और अपनी प्लेट को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, नीति ने जैसे बताया। और कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बहुत थैंक यू सो मच Thank you, यहाँ पे शिवानी। आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।